मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन का हिस्सा है विद ओवर 40,000 रेस्टोरेंट्स स्प्रेड ओवर 120 कंट्रीज। आज ये इतने बड़े स्केल पर एक्सपैंड हो चुका है कि जिस तरफ देखो वहां मैकडॉनल्ड लिखा मिलता है। मैकडॉनल्ड्स ने अब तक 300 बिलियन हैमबर्गर्स सेल कर दिए हैं। बट जिन भाइयों ने मिलकर इस बिजनेस की शुरुआत की, उनकी यह कंपनी उनसे लगभग चुरा ली गई थी। जिस बिजनेस की शुरुआत एक सिंगल ड्राइव रेस्टोरेंट के तौर पर हुई थी, वो जल्द ही ग्लोबल फास्ट फूड एम्पायर में बदल गया था, वो भी सिर्फ एक मिल्क शेक मशीन सेल्समैन की वजह से। एक नजर में तो ये एक सिंपल बर्गर बिजनेस जैसा लगता है, बट मैकडॉनल्ड्स सीक्रेटली एक एंटायर इंडस्ट्री पर डोमिनेट करता है जिसका फास्ट फूड सेलिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एक तरफ मैकडॉनल्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप की एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसने हर तरह के ऑब्स्टिकल को पार किया और एक एम्पायर बिल्ड किया, बट दूसरी तरफ यह कहानी है धोखा, फ्रॉड और काउंटलेस स्कैंडल्स की। एक टाइम तो मैकडॉनल्ड्स का इटालियन माफिया के साथ सामना भी हुआ था। ऑनेस्टली ये एकदम क्रेजी स्टोरी है, सो सिट बैक एंड रिलैक्स और मैकडॉनल्ड्स की इनसेन हिस्ट्री के सफर का मजा लीजिए। अर्ली 1900s अमेरिका में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। फोर्ड मोटर कंपनी ने कार्स के मास प्रोडक्शन पर हुकूमत हासिल कर ली थी और मानो पूरे कंट्री में उनकी कार्स के लिए रोड्स बनाए जा रहे थे। बट कार का इंट्रोडक्शन सिर्फ अमेरिकन के ट्रैवल को चेंज नहीं किया था, वो उनके खाने के तरीकों को भी बदल दिया था। इन सनी कैलिफोर्निया कई 100 ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। लोगों को ये काफी पसंद आ रहा था। आपको बस पार्किंग लॉट में आना था और वेट्रेस आपके विंडो से ही आपके ऑर्डर लेती और फिर कुछ मिनट्स में वो ऑर्डर आपको डिलीवर हो जाता। आपको कार से निकलने की जरूरत नहीं थी। कुछ रेस्टोरेंट्स में तो वेट्रेसेस ऐसी भी होती थी जो रोलर स्केट्स में फूड डिलीवर करती थी। ये वो वक्त था जब यंग रिचर्ड और मॉरी मैकडॉनल्ड 1927 में न्यू हैम्सफेयर से निकलकर कैलिफोर्निया पहुंचे थे। बट कहानी की शुरुआत में रिचर्ड और मॉरिस एक मैक रेस्टोरेंट के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। उन्हें मूवी बिजनेस में करियर शुरू करना था और उन्हें मूवी सेट्स पर प्रॉप्स हैंडलिंग और फिल्म इक्विपमेंट को यहाँ वहाँ ले जाने की जॉब भी मिल गई थी। उनका बस एक ही सपना था कि एक दिन उनका भी मूवी थिएटर होगा। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तब रिचर्ड और मैक ने एक एक पैसे को बड़े ध्यान से खर्च किया और 5 साल बाद उन्होंने सबसे सस्ता थिएटर खोला। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जितना खर्च किया था उतना ही वापस मिला। उनका तो जीना भी मुश्किल हो गया था। 5 साल तक थिएटर बिजनेस में प्रॉफिट ना होने की वजह से दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो थिएटर को बंद कर देंगे और कुछ प्रॉफिटेबल बढ़िया धंधा करेंगे। पर वो जहां भी देख रहे थे वहां सिर्फ ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स ही नजर आ रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ जरूरत से ज्यादा पैसे बन सकते हैं। उनके पहले रेस्टोरेंट का नाम था मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू। यहाँ वो हॉट डॉग्स बेचते थे। ये सीखना बहुत मुश्किल था कि ग्रिल को कैसे यूज किया जाता है, ऑर्डर्स को रिसीव करने से लेकर डिलीवर करना और स्टाफ मैनेजमेंट। बट 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली अब वो बड़े चेंज के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी दुकान खोली एक ऑक्टागनल बिल्डिंग में सैन बर्नार्डिनो के पार्किंग में। ये बड़ा था, अच्छा लोकेशन था और मेन्यू भी अपडेटेड थी। वीकेंड्स पर न्यू मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू में एक टाइम पर 100 से ज्यादा कार्स आती थी। दोनों भाइयों ने 20 वेट्रेसेस का स्टाफ भी बना लिया था और दोनों भाई मिल्क शेक्स, हॉट डॉग्स, रिब्स, पोक सैंडविचेस एंड बर्गर्स बनाते थे। उनके कैश रजिस्टर्स में जल्द ही काफी सारा पैसा आने लगा। 1948 तक दोनों भाइयों ने इतने पैसे बना लिए कि वो मेंशन में रह पाए। कॉम्पिटिटर्स इनको देखकर एकदम हैरान थे कि इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। इनका रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा चलता था। रिचर्ड और मैक का रेस्टोरेंट उस टाउन का बेस्ट रेस्टोरेंट था, बट फिलहाल वो जिस तरह चल रहा था उससे दोनों भाई काफी परेशान थे। फर्स्टली उनका रेस्टोरेंट सैन बर्नार्डिनो के लोकल टीनेजर के हैंग आउट स्पॉट बन चुका था। वहां काफी बिगड़े बच्चे आते थे, तो इससे बिजनेस में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। सेकेंडली किचन में उनका काफी टाइम और एनर्जी खत्म हो रहा था और धीरे धीरे ये स्ट्रेसफुल होता जा रहा था। और लास्टली क्वालिफाइड कुक्स को हायर करना मुश्किल और एक्सपेंसिव काम था। सो ओवरऑल ऐसा लग रहा था जैसे वो गिव अप करने वाले हों। बट इन सब के बावजूद दोनों भाइयों ने अपने रेस्टोरेंट को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने के लिए नया प्लान बनाया। लास्ट ईयर के रिसीट्स देखते हुए उन्हें पता चला कि उनके रेवेन्यू का 80% हिस्सा हैमबर्गर से आता है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब वो अपने मेन्यू को काट कर इसमें एसेंशियल्स चेंज करेंगे। अब हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक्स और कोका कोला ही थे। उन्होंने हैमबर्गर को बनाने के प्रोसेस को रीइन्वेंट किया। उन्होंने अपने होम टेनिस कोर्ट में अपने स्टोर के आउटलाइन को ट्रेस किया और कई तरह के लेआउट्स ट्राई किए। जब उनका काम पूरा हुआ तब बर्गर मेकिंग प्रोसेस का हर स्टेप पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, वेट्रेसेस का कस्टमर्स के कार्स तक सर्व करने के बजाय कस्टमर्स खुद विंडो से ऑर्डर कर पाए। अनदर एग्जाम्पल, किचन में हर एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक टास्क दिया गया, चाहे वो ग्रिलिंग करना हो, फ्राइज कुकिंग हो, बर्गर की पैकिंग हो या ऑर्डर लेना। क्योंकि अब उन्हें क्वालिटी फूड बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत नहीं थी और क्योंकि अब वो सिर्फ बर्गर्स ही बेचते थे, तो अब वो ऑर्डर प्लेस होने से पहले ही फूड को तैयार कर सकते थे। अब ऑर्डर 15 सेकंड में बनते थे। उन्होंने इस अप्रोच का नाम रखा स्पीडी सर्विस सिस्टम।
यहाँ उसी एफिशिएंसी के साथ उतनी ही डिलीशियस हैमबर्गर्स प्रोड्यूस किए जाते थे जितना हेनरी फोर्ड के फैक्ट्रीज में कार्स। इस तरह के असेंबली लाइन स्टाइल प्रोडक्शन रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए एकदम नया था और इससे उनका रेस्टोरेंट काफी क्लीन, लेस हेक्टिक और लेस एक्सपेंसिव हो गया था। इससे रिचर्ड और मैक अपने ऑफिस में बैठकर उनके इस सिस्टम का जादू देख सकते थे। However, जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स को रीओपन किया तब इस स्पीडी सर्विस सिस्टम ने कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। कई बार कस्टमर्स अपनी कार में ही बैठे रह जाते ये सोच के कि वो वेट्रेस उन्हें सर्व करने आएंगी, क्योंकि विंडो तक जाने का तरीका काफी न्यू था। बट जैसे ही लोग ने इस न्यू प्रोसेस को समझा, जैसे ही उन्हें पता चला कि 15 सेकंड्स में ऑर्डर मिलेंगे, they were hooked। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने फास्ट फूड को रीडिफाइन कर दिया था और पूरी इंडस्ट्री में इसके चर्चे हो रहे थे। उनके कॉम्पिटिटर से जानकर काफी सरप्राइज थे कि दोनों भाई अपने सिस्टम सीक्रेट्स को शेयर करने को तैयार थे और वो अपने किचन का फुल टूर देने के लिए तैयार भी थे, फ्री में। आज के टाइम पर सम ऑफ द बिगेस्ट फास्ट फूड फ्रेंचाइजी लाइक बर्गर किंग और टैको बेल ने शेमलेसली उनका स्पीडी सर्विस सिस्टम को कॉपी किया। 1954 तक रिचर्ड और मैकडॉनल्ड ने इतने बर्गर्स, फ्राइज और मिल्क शेक सर्व कर चुके थे जितना वो सोचे भी नहीं थे और उन्हें इसमें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा। कैलिफोर्निया में वो सिंपल रिवॉर्डिंग लाइफ जी रहे थे, बट उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही मैकडॉनल्ड्स में सब कुछ बदलने वाला है। अब वक्त है मैकडॉनल्ड्स के स्टोरी के रियल हीरो के इंट्रोडक्शन का, रे क्रॉक। काफी खराब हालतों में रहने के बाद भी वो काफी एम्बिशियस थे। उनकी माँ पैसे कमाने के लिए पियानो लेसन्स देती थी और रे उन्हें हाउस वर्क में हेल्प करते थे बिना कंप्लेन किए। इंस्टेड रे को बिट्स मेकिंग, फ्लोर स्वीपिंग और फर्नीचर को चमकाने में काफी मजा आता था। रे भी पियानो सीखने लगे और काफी कम उम्र में उन्होंने इसमें मास्टरी हासिल कर ली। वो किसी भी काम को लेकर काफी डिसिप्लिन थे, पर जब वो 15 साल के हुए तब वर्ल्ड वॉर 1 आ चुका था। रे अपने घर पर खाली बैठकर दूसरे लोगों को देश के लिए मरते हुए नहीं देख सकते थे। सो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बन जाना चाहिए। बट बाय शेयर कोइंसिडेंस वो वॉल्ट डिज्नी के साथ ही काम कर रहे थे। जब रे घर वापस आया तब भी वो हाई स्कूल में थे, बट अब वो ऊब चुके थे। बट 6 महीने बाद उनके पेरेंट के लाख कोशिशों के बाद भी रे ने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया। वो पियानो प्लेयर बनना चाहते थे, सो उन्होंने स्ट्रीट्स में अपने टैलेंट्स को शो करना शुरू किया। जब वो 20 साल के हुए, रे एक बार फिर अपने पेरेंट के अगेंस्ट जाकर शादी कर लिए। उन्हें समझ आ चुका था कि ये काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अब उन्हें अपनी वाइफ की भी केयर करनी थी। एंड सो फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टेबल जॉब की तलाश शुरू की। उन्हें लिली कप कंपनी में जॉब मिली, जहां उन्हें पेपर कप्स बेचने होते थे। रे के एनर्जेटिक और कैरिस्मेटिक होने के कारण सेल्स उनके लिए काफी इजी था। दिन के वक्त वो पूरे स्टेट में लीड्स ढूंढते थे और रात में रेडियो स्टेशन के लिए पियानो बजाते। घर लौटने के बाद वो इतने थके हुए रहते कि उन्हें तुरंत नींद लग जाती। एथेल भी रे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड न कर पाने की वजह से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और जब एथेल ने रे को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तब रे को महसूस हुआ कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत थी। पियानो से उन्हें पैसे तो मिल रहे थे, बट ये काफी नहीं था। इंस्टेड उन्होंने अपने सेल्समैन स्ट्रैटेजी को बढ़ाने की कोशिश की। लकीली उनका ये डिसीजन सही निकला। प्रोहिबिशन के कारण होटल्स और बार्स लिकर्स नहीं बेच सकते थे और इसलिए वहां आइसक्रीम बेची जाती थी। अमेरिकन फूड सर्विस बिजनेसेस में पेपर कप्स के लिए बहुत क्रेज आ चुका था। रे ने ऐसा तरीका ढूंढा जिससे कंपनीज ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जिसमें उनके पेपर कप्स का यूज हो। इट वाज विन विन। उनके क्लाइंट्स को ज्यादा रेवेन्यू मिलने लगी, रे के कप सेल्स भी बढ़ गए। बट अक्टूबर 1929 स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, द ग्रेट डिप्रेशन, और यूएस की ग्रोइंग इकोनॉमी एक झटके में रुक गई। लिली कप में रे के बॉस ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और रे को बताया कि वो उनकी सैलरी कम करने वाले हैं। ये सुनने के बाद रे को काफी गुस्सा आया। रे ने जवाब देते हुए कहा, मुझे ये मंजूर नहीं। बट रे के बॉस ने बताया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। रे ने ऑन स्पॉट जॉब से क्विट कर दिया। जब एथल को इस बारे में पता चला, उन्हें लगा कि रे उन्हें और हाल में पैदा हुए बच्चे को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी ही उन्हें सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। रे ने हालात समझते हुए अपने पिछले जॉब के लिए बॉस को मनाने की कोशिश की, बट बॉस से रिश्ते अच्छे नहीं थे। जॉब रिजॉइन करने के बाद रे अपने कस्टमर के पास गए जो एक मिल्क शेक मशीन बनाए थे। ही कॉल्ड इट मल्टी मिक्सर, क्योंकि इसमें एक बार में 5 मिल्क शेक्स बना सकते थे। मिल्क शेक टेस्ट करने के बाद रे को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि अगर लिली कप मल्टी मिक्सर बेचते तो उनके पेपर कप्स की भी ज्यादा सेल होती, क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए बने थे। जब रे ने अपने बॉस के साथ ये आइडिया शेयर किया, तब उन्होंने ये कहते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया कि पेपर कप कंपनी भला मिल्क शेक मशीन क्यों बेचेगी। इस बार रे से रहा नहीं गया। उन्होंने एक बार फिर अपनी जॉब क्विट कर दी और उस मल्टी मिक्सर को बेचने के लिए अपनी सेल्स कंपनी खोल ली। वो 2 लड़ाई एक साथ लड़ रहे थे, जहां एक तरफ गिरती हुई इकोनॉमी, दूसरी तरफ फैमिली। उन्हें जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। इतना सब कुछ होने के बाद रे को दिन में 14 घंटे काम करना पड़ता था और देर रात तक क्लाइंट से बात भी करनी पड़ती थी। कमर तोड़ मेहनत और एक अच्छे प्रोडक्ट के कारण जल्द ही वो पूरे कंट्री में सबको मल्टी मिक्सर बेचने लगे और अच्छे पैसे भी कमाने लगे। बट एज सुन एज उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, उसी वक्त अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 आ गया। बिकॉज ऑफ द वॉर कई फैक्ट्रीज अपना फोकस आर्मी सप्लाईज की तरफ कर दी और मल्टी मिक्सर्स की सेल फिर से कम होने लगी।
रे की लाइफ एक बुरे सपने की तरह हो गई थी। वो बिना प्रोडक्ट वाले सेल्समैन हो चुके थे। सर्वाइवल के लिए उन्होंने कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचे अंटिल 1945 जब एलिस ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। बट जैसे ही वॉर खत्म हुई, मार्केट में एक बार फिर से रे को उम्मीद दिखने लगी। वॉर के दौरान बच्चे बड़े हो रहे थे, जिससे आइसक्रीम और मल्टी मिक्सर्स दोनों की डिमांड बढ़ रही थी। रे अमेरिका के बिगेस्ट फ्रेंचाइजी लाइक डेयरी क्वीन के साथ काम करने लगे। बट ये डिमांड 1950 तक कम होने लगी, क्योंकि मार्केट में और भी न्यू और बेटर प्रोडक्ट्स आने लगे थे और अब मल्टी मिक्सर ओल्ड फैशन लगते थे। रे को लग रहा था कि अगर उन्होंने जल्दी न्यू प्रोडक्ट नहीं ढूंढे तो वो सीरियस फाइनेंशियल ट्रबल में पड़ सकते हैं। रे को अपने रिकॉर्ड्स में कुछ अजीब दिखा। श्योरली ये एक गलती थी। 60 माइल्स फ्रॉम ईस्ट ऑफ एलए के रिमोट टाउन से एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 मल्टी मिक्सर्स का ऑर्डर आया था। रेस्टोरेंट्स रियरली एक से ज्यादा मल्टी मिक्सर्स खरीदते थे, तो आखिर इन्हें 8 की क्या जरूरत पड़ी? रे खुद को रोक नहीं पाए। वो खुद देखना चाहते थे कि चल क्या रहा है, और वो सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के लिए निकल गए। रे वहां सुबह सुबह पहुंच गए और पहली नजर में वो मैकडॉनल्ड्स को देखकर कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए। पर जल्द ही पार्किंग लॉट में भीड़ बढ़ती गई। वहां करीब 150 लोग आ चुके थे। जब रे ने 15 सेंट्स में हैमबर्गर खरीदा और उनका ऑर्डर तुरंत मिल गया, तो वो काफी सरप्राइज थे। सब कुछ साफ था, उनका बर्गर काफी डिलीशियस था, हर मिनट नए कस्टमर्स आ रहे थे, वहां का माहौल फ्रेंडली था। रे ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिले और उन भाइयों ने अपने कंपनी के बारे में सब कुछ बताया। रे को उनका स्पीडी सर्विस सिस्टम काफी पसंद आया। उन्हें अब समझ आ गया था कि इन्हें 8 मल्टी मिक्सर्स की क्या जरूरत पड़ी। रे ने अपने करियर में इतना एक्टिव और एफिशिएंट फास्ट फूड ऑपरेशन नहीं देखा था। उन भाइयों ने रे को बताया कि उन्हें एक फ्रेंचाइजिंग एजेंट की जरूरत थी, कोई ऐसा जो पूरे कंट्री में और भी मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट को बिल्ड कर सके, उसके लिए ऑपरेटर्स ढूंढ सके। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को अपने एक स्टोर चलाते हुए सिंपल लाइफ में रहना पसंद आ रहा था, इसलिए वो इसे खुद नहीं करना चाहते थे। बट रे जानते थे कि अगर मैकडॉनल्ड्स के और भी रेस्टोरेंट्स खुले तो और मल्टी मिक्सर्स की जरूरत पड़ेगी। सो उन्होंने दोनों भाइयों से कहा कि अगर उन्हें फ्रेंचाइजी के लिए कोई मिले तो इन्फॉर्म करने। रे को सोने में दिक्कत आने लगी। उन्हें डरावने सपने आ रहे थे और उन्हें मैकडॉनल्ड्स के पोटेंशियल को देखकर घबराहट होने लगी। जहां वो अपने क्लाइंट्स को सिर्फ एक मल्टी मिक्सर बेचते थे जिसे 10 साल तक यूज किया जा सकता था, वही मैकडॉनल्ड्स डेली हजारों लोगों को हैमबर्गर्स बेच रहे थे। उन्हें इसमें इन्वॉल्व होना था। उन्होंने रिचर्ड मैकडॉनल्ड से कॉल करके पूछा कि उन्हें कोई फ्रेंचाइजी के लिए मिला, बट नो। सो रे ने पूछा, वेल, क्या मैं चला सकता हूं? (1955) में जब रे ने मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजिंग की शुरुआत की, ही वाज 52। उन्हें डायबिटीज, अर्थराइटिस और उनके दोनों गॉल ब्लैडर और थायराइड ग्लैंड खराब हो चुके थे। स्टिल वो किसी 18 साल के यंग लड़के जैसे ही काम करते थे। मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइज डील के बाद रे ने ठान लिया था कि वो मैकडॉनल्ड्स को अमेरिका के कोने कोने तक पहुंचा कर रहेंगे। एंड सो उन्होंने मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड की शुरुआत की, एक सेपरेट एंटिटी जिसे ओरिजिनल रेस्टोरेंट के मालिक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स चलाते थे। मैकडॉनल्ड्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि रे की जॉब थी कि वो न्यू लोकेशन में न्यू स्टोर्स को ओपन करके उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर्स ढूंढे। रे उन्हें स्पीडी सर्विस सिस्टम को यूज करने के लिए ट्रेन करते और फिर इसे प्रोसेस को पूरे कंट्री में जारी रखते। कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हुआ था कि किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, कोई स्पीडी सर्विसेज में चेंज लाने के लिए रे को मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से रिटन कॉन्फर्मेशन लेने की जरूरत थी। अब हर न्यू रेस्टोरेंट के लिए रे को $950 मिलते थे और इन स्टोर के ऑपरेटर उन्हें रेवेन्यू का 1.9% देते थे। हाउएवर, इस 1.9% का एक क्वार्टर मैकडॉनल्ड भाइयों को जाता था एज अ रॉयल्टी पेमेंट। सो रे को एसेंशियली 1.4% ही मिलता था, जितना एक मैकडॉनल्ड स्टोर बनाती थी। शुरू में तो रे को इस पार्टनरशिप में काफी मजा आ रहा था, बट सून उन्हें महसूस होने लगा कि ये डील करके उन्होंने गलती कर दी और मैकडॉनल्ड्स ब्रदर के साथ उनके रिलेशनशिप भी खराब होने वाले थे, इतना कि वो सोचे भी नहीं थे। इस सब की शुरुआत हुई जब रे को अपना पहला स्पॉट मिला पहले दुकान के लिए डेस प्लेन्स इलिनॉय में, और यहीं उन्हें चलाने के लिए एक ऑपरेटर भी मिला। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने रे को न्यू डिजाइन दिया जिसमें न्यू स्टोर्स के लिए 2 गोल्डन आर्चेस थे, बट इस डिजाइन में कोई भी बेसमेंट नहीं था जो स्टोर को प्रॉपर्ली फंक्शन कराने के लिए जरूरी था। रिचर्ड और मैक ने रे की बात मानकर एक बेसमेंट बनाया, बट उन्होंने कहीं भी साइन करने से मना कर दिया, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रे को आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। सिंस से काफी जरूरी था, बिना सोचे रे ने बेसमेंट बना लिया, बट इसका मतलब ये था कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट काम किया और दोनों भाई इस वजह से उन पर लीगल एक्शन ले सकते थे। स्टोर खुलने के बाद वो गोल्डन आर्चेस लोकल अट्रैक्शन बन चुका था। रे हर सुबह स्टोर पर जाकर चेक करते कि सब तैयार है या नहीं। उसके बाद वो अपने सेल्स कंपनी में जाते जिसे वो अभी यूज कर रहे थे, और शाम तक लौट आते पार्किंग लॉट में पड़े कप्स या रैपर्स की सफाई करते। ये उनका काम नहीं था, बट रे ने रेस्टोरेंट में क्वालिटी, सर्विस और क्लीनलीनेस का काफी ख्याल रखा था। कुछ ही महीनों में इलिनॉय के मैकडॉनल्ड्स ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स से भी ज्यादा इंप्रेसिव हो चुका था। स्टिल रे की कंपनी मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड को सिर्फ $950 ही मिले, प्लस 1.4% ऑफ द स्टोर रेवेन्यू। सो जहां ऑपरेटर अमीर होते जा रहे थे, रे के पास बेयरली पैसे बच रहे थे। बट जल्द ही उनके एफर्ट्स ने काम किया, एक अलग तरीके में।
स्टोर इतना इंप्रेसिव था कि टेस्टीफीज नाम के आइसक्रीम चेन के वाइस प्रेसिडेंट हैरी सनबर्न को ये बहुत पसंद आया और वो अपनी जॉब छोड़कर रे के पास काम मांगने आए। टेस्टीफीज उस वक्त कंट्री के वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज में थी। हाउएवर, रे हैरी को पर वीक $100 ही दे सकते थे, जो टेस्टीफीज की उनकी सैलरी की 1/4 भी नहीं थी। सरप्राइजिंगली दो, हैरी को मैकडॉनल्ड का पार्ट बनने में खुशी हो रही थी, तो उन्होंने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। हैरी की जॉब थी कि वो मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड के फाइनेंसेस को मैनेज करते, जिसमें नेगोशिएटिंग लोन्स और ऐसा तरीका खोजना था जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो। हैरी के पास टेस्टीफीज में काम करने की वजह से काफी एक्सपीरियंस था, सो इन 1959 रे ने उन्हें सीईओ अपॉइंट कर दिया। इस तरह रे ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स बिल्ड कर रहे थे और अब उन्हें फाइनेंशियल साइड को देखने की जरूरत नहीं थी, जिससे वो नफरत करते थे। अपने पहले साल में इस डुओ ने 18 फ्रेंचाइजीज साइन की, जहां वो अपने नाम से मैकडॉनल्ड स्टोर चला रहे थे, जिसमें से 9 कैलिफोर्निया में ही थे। हाउएवर, न्यू ऑपरेटर्स को ढूंढना इजी था, लेकिन पूरे अमेरिका में उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल था। फर्स्ट फ्यू ऑपरेटर्स को स्पीडी सर्विस सिस्टम कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसीजर्स और हायर प्राइसेस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन पर क्वालिटी कंट्रोल को एनफोर्स करना इम्पॉसिबल था और ना ही इन स्टोर्स में कंसिस्टेंसी थी। इन इनिशियल फेलियर को देखकर रे ने डिसाइड किया कि घर के पास एक्सपैंड करना बेटर होगा, बट उन्होंने इस फेलियर से और भी बातें सीखी जो मैकडॉनल्ड को फंडामेंटली शेप देने वाला था। फर्स्टली, उन्होंने सिस्टम में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की सेटिंग की जरूरत को सीखा। वो ऑपरेटर्स को एक्सपेरिमेंट तो करने देते थे, बट वो फंडामेंटल पिलर्स के साथ सैक्रिफाइस नहीं करते थे: क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस। सेकंड, उन्होंने देखा कि मैकडॉनल्ड्स के लिए बेस्ट ऑपरेटर्स थे यंग, हंग्री एंटरप्रेन्योर जैसे लोग। वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर वाज अ यंग जूइश मैन जिसने रे को कैथोलिक बाइबल बेचने की कोशिश की थी। रे उसे एडमायर करते हुए ऑपरेटर बना दिए। इस तरह की फ्रेंचाइजीज काफी अच्छी थी क्योंकि इनमें एक्टिव ऑपरेटर्स थे जो काफी तेज और हसल करते थे, ना कि ऐसे जिनको सिर्फ पैसिव इनकम चाहिए था। फाइनली रे ने सीखा कि अगर उन्हें सच में पैसे कमाने हैं तो इस तरह 1.4% से कुछ नहीं होगा। एवरेज मैकडॉनल्ड्स हर साल $250,000 कमाता है, बट दैट मेंट मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड साल भर में सिर्फ $3,500 कमाता है। उन्हें जल्दी इसे मोनेटाइज करने के लिए नया तरीका ढूंढना था, बट फॉर नाउ इन सभी एक्सपीरियंस ने रे और हैरी को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि वो अब अपने दूसरे साल में मैकडॉनल्ड्स को मास एक्सपेंशन कर सकते थे। हाउएवर, इस पॉइंट पर उनके पास सिर्फ 18 रेस्टोरेंट थे। मैकडॉनल्ड्स अब भी कॉम्पिटिटर से भरे समंदर में एक छोटी मछली थी और नेक्स्ट बिग नेशनल चेन बनने की लड़ाई काफी ब्रूटल होने वाली थी। (1956) तक मैकडॉनल्ड्स ऑलरेडी नंबर ऑफ वर्दी कॉम्पिटिटर्स फेस कर रहा था, पार्शियली बिकॉज ऑफ द मैकडॉनल्ड्स ब्रदर। उन्होंने 8 साल पहले ही फास्ट फूड को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था, बट साथ ही उन्होंने कई लोगों को अपना किचन दिखाया था जिससे वो कॉपी हो गया। फास्ट फूड अब सिर्फ मैकडॉनल्ड्स तक ही यूनिक नहीं रहा। रे अक्रॉस द कंट्री न्यू लोकेशन पर स्टोर्स ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसी टाइम सिमिलर फ्रेंचाइजीज लाइक इन एंड आउट बर्गर, बर्गर शेफ और बर्गर किंग भी शुरू हो गई। बर्गर्स के अलावा कर्नल सैंडर्स ने ऑलरेडी KFC में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया और कार्ल्स जूनियर ने CMG's हॉट डॉग्स के साथ की। जहां इतने सारे फ्रेंचाइजीज इस तरह डोमिनेंस के लिए फाइट कर रही थी, मैकडॉनल्ड्स को सक्सेस मिलने में काफी देर लगने वाली थी। सो आखिर कैसे मैकडॉनल्ड्स ने इन सब को हराकर आगे बढ़े? द आंसर वाज रे और हैरी का इसके फ्रेंचाइजिंग एम्पायर को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना। उस वक्त फ्रेंचाइज करने का मोस्ट कॉमन तरीका था टेरिटोरियल फ्रेंचाइजिंग, जिसमें एक टेरिटरी में ऑपरेट करने के लिए राइट्स को बेचना था। फ्रेंचाइजर्स फर्स्ट स्टोर ओपन होने से पहले ही काफी पैसा बना सकते थे एंड इसका मतलब था कि अब उन्हें सिर्फ एक रेस्टोरेंट के प्रॉफिटेबल होने तक वेट करने की जरूरत थी। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा था, बट प्रैक्टिकली इसका मतलब था कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजीज के इंटरेस्ट को फुली अलाइन नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, रे ने डिसाइड किया कि वो एक टाइम पर मैकडॉनल्ड का एक ही स्टोर बिल्ड करेंगे। अगर किसी ऑपरेटर को लगता कि एक और स्टोर मैनेज करने की जरूरत है तो उन्हें पहले प्रूव करना पड़ता खुद को। ये काफी स्लो था, बट इससे लॉन्ग रन में स्टोर की क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। बस यही नहीं, ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजर्स अपना ज्यादातर पैसा अपने फ्रेंचाइजीज को सप्लाई बेचकर कमाते थे। थिंग्स लाइक किचन इक्विपमेंट, कुकिंग सप्लाईज एंड रेस्टोरेंट साइन। फ्रेंचाइजर्स ने सप्लाई के प्राइस को बढ़ाकर क्विक प्रॉफिट कमा लिया एंड सो उनका ज्यादातर ध्यान सक्सेसफुल रिटेलर होने के बजाय अपने फ्रेंचाइजीज को सामान बेचने पर था। रे ने डिसाइड किया कि वो फ्रेंचाइजीज को सप्लाईज नहीं बेचेंगे, बिकॉज इससे वो फ्रेंचाइजीज उनके कस्टमर्स हो जाते, ना कि उनके पार्टनर। जैसा कि रे की कंपनी 1.4% प्रॉफिट ही बनाती थी, ऐसे में उन्हें अपने फ्रेंचाइजीज को ज्यादा से ज्यादा अमीर बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट था। ये एक सिंपल येट बोल्ड स्ट्रैटेजी थी और इसका मतलब था कि मैकडॉनल्ड्स सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड का इंटरेस्ट उनके स्टोर ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट के साथ अलाइन था। दोनों ही मैकडॉनल्ड्स स्टोर्स को बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल बनाना चाहते थे, ना कि उन चेन्स की तरह जहां फ्रेंचाइजर्स अपना सारा पैसा फ्रेंचाइजीज को सामान बेच के कमाते थे।
इवन इन पर्सन रे ने अपने स्टोर्स की ऑपरेटर्स को इक्वल पार्टनर्स की तरह ही ट्रीट किया। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों को ही इस पूरे सिस्टम की वजह से काफी सक्सेस मिली एंड सो सभी मैकडॉनल्ड्स के सक्सेस के लिए एक साथ काम कर रहे थे। रे एक बेहतरीन सेल्समैन थे और जब बात आती थी मैकडॉनल्ड्स के फ्यूचर के बारे में लोगों को कन्विंस करने की, तो रे से बेहतर कोई नहीं, तो इसीलिए सब रे पे भरोसा करते थे। बट बिकॉज रे एसेंशियली एक सिस्टम बेच रहे थे, उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इसमें उनकी मदद करता। लकीली रे को इसके लिए एक आदमी मिल गया। उनका नाम था फ्रेड टर्नर। जब रे पहली बार फ्रेड से मिले तब वो 23 साल के थे और वो मैकडॉनल्ड्स स्टोर में ही बर्गर्स फ्लिप करते थे। बट डे 1 से ही रे ने फ्रेड में अपनी तरह एनर्जी और एंथुसियाज्म देखा था। वो एक नेचुरल लीडर थे जिसमें इनक्रेडिबल वर्क एथिक था। सो इस वजह से वो जल्द ही मैकडॉनल्ड्स में हायर रैंक ले लिए और कुछ ही साल के अंदर रे ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशन बना दिया। जस्ट लाइक रे, फ्रेड भी डिटेल ओरिएंटेड थे। अपने न्यू रोल में फ्रेड स्पीडी सर्विस सिस्टम को हर प्रोसीजर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और जल्द ही फ्रेड ने बेसिकली मैकडॉनल्ड्स के हर रेस्टोरेंट को एक छोटा फैक्ट्री बना दिया था। उन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुल स्पीडी सर्विस सिस्टम पर काम किया और उसे और भी ज्यादा बेहतर और एफिशिएंट बनाते चले गए। ऑफ कोर्स सिस्टम को बदलना रे के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था, बट बाय दिस पॉइंट उन्हें मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से इग्नोर होते रहने की आदत लग चुकी थी। मैक ब्रदर्स को रे का इतना जल्दी आगे बढ़ना पसंद नहीं आ रहा था एंड सो रे कई बार उनसे बिना पूछे काम करते थे। थैंक्स टू रेस फ्रेंचाइजिंग प्लान ऑफ ट्रीटिंग फ्रेंचाइजीज एज हिज पार्टनर्स नॉट कस्टमर्स और फ्रेड के इनोवेशंस के कारण फ्रेंचाइजीज को काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा था। कम शब्दों में कहें तो मैकडॉनल्ड्स को फेम मिलनी शुरू हो चुकी थी। ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्साइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनना और उससे जुड़ना चाहते थे। सो अब रे को उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद रे के पास आ रहे थे। रे ने इसे मैक फैमिली नाम दिया था, जो अब और भी बढ़ रही थी। बट जैसे जैसे मैकडॉनल्ड्स सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड बढ़ रहा था, वैसे ही उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और अब भी उन्हें पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं मिला। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स ने कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह के चेंजेस के लिए मना कर दिया। सो रे एंड हैरी को 1.4% सर्विस फी पर टिकना मुश्किल हो रहा था। रे जानते थे कि आपकी टीम आपके साथ तब तक लॉयल है जब तक आप उनके साथ रहोगे। सो उन्होंने अपनी सैलरी को सैक्रिफाइस करते हुए एम्प्लॉयज को हायर किया। फॉर इस फर्स्ट 8 years रे के पास एक भी पैसे नहीं बचे थे। वो अपनी वाइफ और बेटी को सिर्फ एक चीज की वजह से सपोर्ट कर पा रहे थे और वो थी 1959 की उनकी सेल्स कंपनी, जो बेसिकली ऑटो पायलट पर थी। रे वीक में 80 घंटे काम कर रहे थे, वो भी उस उम्र में जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। रे को अब भी सिर्फ 2 चीजें सॉल्व करनी थी। फर्स्ट, उनकी कंपनी को पैसे बनाने के लिए नए तरीके ढूंढने की जरूरत थी, नहीं तो वो कभी सस्टेनेबल स्केल नहीं कर पाते। सेकंड, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स, रे को उनसे बात करने में प्रॉब्लम होती थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि वो जितना काम कर रहे हैं उसके मुकाबले उन्हें काफी कम पैसे मिल रहे हैं। बट अल्टीमेटली ब्रांड मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का ही था। रे चेंज के लिए एक्साइटेड थे और ऐसा करने में रे क्रॉक का वो साइड बाहर आया जो किसी ने कभी नहीं सोचा था। रे पूरे अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स को बड़ी अमाउंट में एक्सपैंड कर रहे थे, बट इसके ऑपरेटर अमीर होते जा रहे थे। रे ने अब तक फिगर आउट नहीं किया था प्रॉफिट कैसे बनाना है। मैकडॉनल्ड के लॉयर, जिसे रे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, उन्होंने ही कहा था कि रे की किसी बात पर साइन मत करना। सो रे ने अपने 1.4 सर्विस फी के लिए जोर डाला, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के कारण रे प्रॉफिट बनाने के लिए कोई क्रिएटिव सोल्यूशन नहीं बना पा रहे थे। थैंकफुली रे के पास अब उनके फाइनेंशियल विजर्ड थे, हैरी। हैरी का आइडिया था फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन क्रिएट करना, जो मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड से अलग थी। एट फर्स्ट रे को समझ नहीं आया कि हैरी उन्हें रियल एस्टेट में जाने को सजेशन क्यों दे रहे हैं, बट जल्द ही ये क्लियर हो गया था कि ये उनके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने वाला था। इस पॉइंट तक मैकडॉनल्ड्स स्टोर ऑपरेटर लैंड ओनर्स को रेंट देते थे, बट रे की न्यू कंपनी के आने से वो अब उसी प्रॉपर्टी को खरीद सकते थे और उन्हें मैकडॉनल्ड्स के स्टोर ऑपरेटर्स को लीज पर दे सकते थे। इसने रे और हैरी को पावरफुल पोजीशन पर पहुंचा दिया था। फर्स्टली, इससे उन्हें मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से अलग काम करने का मौका मिला, फ्रेंचाइज रियल्टी एज अ सेपरेट कंपनी, जो कि ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्टेड भी नहीं था। सेकंड, इससे रे और हैरी के फ्रेंचाइजीज पर और भी ज्यादा कंट्रोल मिल गया। इससे वो अब लीज अग्रीमेंट के कंडीशंस के तौर पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स कर सकते थे। अगर कोई ऑपरेटर अपने स्टोर को क्लीन नहीं करता तो फ्रेंचाइज रियल्टी के पास उसे टर्मिनेट करने का ऑप्शन था। थर्डली, जमीन खरीदने की वजह से रे और हैरी के पास अब और भी पैसे बच रहे थे। इंस्टेड ऑफ रेंट, स्टोर ऑपरेटर को फ्लैट मंथली फी पे करना पड़ता था, 8.5% ऑफ स्टोर रेवेन्यू, व्हिचएवर वाज हायर। इसी के साथ 1.4% ऑफ सर्विस फी जो उन्हें ऑलरेडी मिल रही थी, इससे उनके पास अच्छे पैसे बच रहे थे। फाइनली, फ्रेंचाइज रियल्टी ने अपने ऑपरेटर्स से स्टोर बिल्ड करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने को कहा, जिसे वो जमीन के लिए डाउन पेमेंट के तौर पर यूज कर रहे थे। इससे फ्रेंचाइज रियल्टी को अपने बैलेंस शीट के लिए एसेट्स मिल रहे थे, कुछ ऐसा जो एक्सपेंशन के लिए बैंक से लोन लेने के वक्त हेल्पफुल होने वाला था। ये एक ब्रिलियंट प्लान था, बट इसकी रियल ब्यूटी एक बार फिर मैकडॉनल्ड और उसके फ्रेंचाइजीज के इंटरेस्ट के साथ अलाइन होने से जुड़ी हुई थी।
8.5% ऑफ रेवेन्यू फ्रेंचाइज रियल्टी को मिलना साउंड्स लाइक अ लॉट, बट इन रियलिटी इसका ये मतलब था कि रे के पास एक और रीजन था अपने फ्रेंचाइजीज को एक्सट्रीमली रिच बनाने का। जितने ज्यादा पैसे ऑपरेटर्स बनाते उतने ही ज्यादा रे और हैरी। अब उनके पास एक विनिंग फॉर्मूला था थैंक्स टू रियल एस्टेट बिजनेस। रे और हैरी को समझ आ चुका था कि वो मैकडॉनल्ड्स के साथ कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते थे। बाय 1960 मैकडॉनल्ड्स के 228 रेस्टोरेंट्स ऑपरेट हो रहे थे एंड स्लोली बट श्योरली वो उनके जमीन को भी खरीद रहे थे। However, यही वो वक्त था जब रे जॉन स्मिथ से मिले, जो कभी मैकडॉनल्ड्स के ही एक फ्रेंचाइजी की वाइफ थी। रे उनसे एक रेस्टोरेंट में मिले जब वो एक पियानिस्ट थी। उन दोनों ने ही इंस्टेंट कनेक्शन महसूस किया और दोनों ही पियानो बजाने और साथ गाने लगे। अनलाइक रे की वाइफ एथल, जॉन को बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था और वो काफी देर तक मैकडॉनल्ड्स के बारे में बात करते रहे। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए रे को उनसे प्यार हो गया और जल्द ही रे एथल को डाइवोर्स देकर जॉन को प्रपोज कर दिए। जॉन भी रे को पसंद करती थी, बट वो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, सो उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोच के बताएंगी। जॉन सोच रही थी, वहीं रे कुछ ऐसा करने वाले थे जो वो काफी वक्त से सोच रहे थे। वो अब मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से अलग हो रहे थे। इस कहानी के दो पहलू हैं। एक ऑफिशियल स्टोरी जो काफी डार्क है, जिसे मैकडॉनल्ड ब्रदर ने खुद बताया था। आप जानते हैं कि स्पीडी सर्विस सिस्टम को इंप्रूव करने के बाद विदाउट रिटन परमिशन फ्रॉम मैकडॉनल्ड ब्रदर, रे ने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया था इतने बार जितना वो गिन भी नहीं सकते। और इसका मतलब था कि वो टेक्निकली रे के अगेंस्ट कभी भी एक्शन ले सकते थे। वो दोनों लीगल मैटर्स को लेकर हमेशा से ही अनप्रेडिक्टेबल थे और इसलिए रे ने डिसाइड किया कि वो उन भाइयों से पहले एक्शन लेंगे जिससे उनका प्लान बर्बाद ना हो। रे ने उन्हें कॉल किया और कहा कि आप अपनी कंपनी की कीमत बताओ, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। कुछ दिन बाद रे का कॉल आया और कीमत सुनकर रे के होश उड़ गए। $2.7 मिलियन, जिसका मतलब था एक मिलियन दोनों भाइयों के और $700,000 अंकल सैम के। रे ने इसके बारे में सोचा यही वो मौका था जब वो मैकडॉनल्ड्स को खरीद सकते थे। मैकडॉनल्ड्स नेम, सैन बर्नार्डिनो की ओरिजिनल स्टोर, मैकडॉनल्ड्स से रिलेटेड हर राइट्स को वो अपनी तरफ कर सकते थे। बट उन्हें ये पता नहीं था कि वो $2.7 मिलियन कहाँ से लाएंगे। श्योर, रे काफी पैसे कमा रहे थे, बट $2.7 मिलियन वो भी 1960 में बहुत बड़ी बात थी। वो अभी के हिसाब से $28 मिलियन होते। अप एंड कमिंग बिजनेस के लिए वो बहुत बड़ी अमाउंट है, बट रे जानते थे कि यही उनका चांस था, सो उन्होंने डील के लिए अग्री कर दिया। थैंकफुली हैरी के पास वॉल स्ट्रीट के कुछ पावरफुल कॉन्टैक्ट्स थे जिससे रे को बोरो करने के लिए पैसे मिल गए। हालांकि रे पर तो बहुत बड़ा डेट हो गया, लेकिन मैकडॉनल्ड के फ्यूचर को लेकर काफी कॉन्फिडेंट थे वो। हाउएवर, उन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो अपने मैकडॉनल्ड्स स्टोर को बेचना नहीं चाहते, बट उन्होंने रे से फिर भी सेम प्राइस देने को कहा। रे को इससे काफी गुस्सा आया और ऐसा लग रहा था कि ये पूरी डील बस बंद होने वाली है। बट इवेंचुअली ये तय हुआ कि वो दोनों अपने स्टोर को ओन करेंगे अनलेस वो अपने रेस्टोरेंट का नाम बदलकर द बिग एम रखेंगे। टेक्निकली मैकडॉनल्ड्स से कोई रिश्ता नहीं। रे को उन भाइयों से नफरत हो चुकी थी, बट एटलीस्ट डील फाइनल हुई। बट यहीं से स्टोरी के दो हिस्से होते हैं। ऑफिशियल स्टोरी के हिसाब से डील अच्छी तरह से फाइनल हो गई एंड जल्दी मैकडॉनल्ड ब्रदर्स $1 मिलियन का चेक अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाकर शो ऑफ करते। हाउएवर, रिचर्ड मैकडॉनल्ड अलग ही स्टोरी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, इस डील का की पार्ट था इस पूरे वक्त मिलने वाला 0.5% रॉयल्टी जो दोनों रखना चाहते थे। बट रे का कहना था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा होता तो इंश्योरेंस कंपनीज उन पर बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करती। सो रे अपने इनकम में से रॉयल्टी देने को तैयार हो गए थे, बट इसके लिए डील को हैंडशेक बेसिस पर होना जरूरी था, ना कि ऑफिशियल बेसिस पर। दोनों भाई रे की बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, बट फिर भी उन्होंने अग्री कर लिया, ये जानते हुए कि रे उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। बट रिचर्ड मैकडॉनल्ड का कहना था कि जब रे की बारी आई रॉयल्टी पे करने की तो उसने एक पैसा भी पे करने से मना कर दिया। उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। ये देखते हुए कि मैकडॉनल्ड्स कितना सक्सेसफुल हो रहा था, ऐसे में सारी रेवेन्यू का 0.5% करीब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकता था। क्योंकि ये अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बेस्ड नहीं थी, इसलिए दोनों भाई कुछ नहीं कर सकते थे और वो ये कभी प्रूव नहीं कर पाए कि ये डील कभी हुई थी। नाउ ऐसा हो सकता है कि रे ने उनसे हैंडशेक डील करी हो और धोखा दिया हो, ये जानते हुए कि वो इसे कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। बट जितने लोगों ने मैकडॉनल्ड्स स्टोरी के बारे में पता किया, उन सब का यही मानना था कि रिचर्ड की स्टोरी बस एक मिथ है। ईदर वे, कुछ बात तो थी। 7 साल तक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स और रे के बीच कॉन्फ्लिक्ट से जरूर रे उनसे रिवेंज लेना चाहते थे। एज सून एज रिचर्ड और मैक ने उन पेपर्स पर साइन किया और सारी ओनरशिप रे के नाम की, तब रे ने अपने एक एम्प्लॉय से कहा कि मैं नॉर्मली बदला लेने में विश्वास नहीं रखता, बट इस बार इन दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा। डील होते ही रे ने पहले ही बार में अपनी एक मैकडॉनल्ड स्टोर खोली, वो भी दोनों भाइयों के बिग एम स्टोर से कुछ ब्लॉक दूर, जो वो मैकडॉनल्ड्स को बेचकर अपना स्टोर चला रहे थे। रे का इंटेंशन था कि उन्हें पूरी तरह बिजनेस से बाहर करना। यस, इट वर्कड। बिग एम का मैकडॉनल्ड्स के इतने करीब होने के कारण उन दोनों भाइयों को प्रॉफिट नहीं हुआ और इस तरह उन भाइयों को अपने स्टोर को बनाए रखने का सपना टूट गया। रे ने हिस्ट्री क्रिएट की। इस पॉइंट तक रे और हैरी ने मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड और फ्रेंचाइज रियल्टी को एक सिंगल एंटिटी में बदल दिया था, जिसका नाम था मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन।
रे ने खुद को मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर बताना शुरू किया और इलिनॉय में अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइज को मैकडॉनल्ड्स नंबर 1 के नाम से एडवर्टाइज किया। एसेंशियली मैकडॉनल्ड ब्रदर के ओरिजिनल स्टोर को कंप्लीटली हिस्ट्री से मिटा दिया। फाइनली वो कॉल आया जिसके इंतजार में रे थे, जॉन स्मिथ का, जिसकी वजह से रे ने अपनी वाइफ को छोड़ा। पर वो एक्साइटेड नहीं लग रही थी। जॉन ने बताया कि उनकी मदर इस बात से काफी डिसअपॉइंटेड थी कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती थी। जॉन की बेटी ने भी उनसे कहा कि अगर वो डाइवोर्स लेती हैं तो वो भूल जाए कि उनकी कोई बेटी भी है। एज अ रिजल्ट जॉन ने रे से कहा कि वो शादी नहीं कर सकती। रे ने फोन रखा और चुपचाप बैठ गए। उनके पास फाइनली मैकडॉनल्ड का बिजनेस आ चुका था, बट उनका प्यार उनसे अलग हो चुका था। इस मोमेंट उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद को पूरी तरह बिजनेस में लगा देंगे। इतना सब कुछ होने के बाद रे वहीं बैठे बैठे सोचने लगे कि अब इस बिजनेस को और भी ज्यादा क्रेजी करते हैं। – 1961 तक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स पूरी तरह से अलग हो चुके थे और अब मैकडॉनल्ड्स को ट्रांसफॉर्म करने से रे को रोकने वाला कोई नहीं था। रे एक अग्रेसिव मार्केट कैंपेन चला रहे थे जिससे मैकडॉनल्ड्स एक हाउस होल्ड नाम हो जाए। बट पूरे कंट्री में 228 स्टोर्स होते हुए कई अमेरिकन ने मैकडॉनल्ड्स के बारे में सुना भी नहीं था। एक नेशनल एडवर्टाइजिंग कैंपेन काफी हो सकता था। सो टीम ने डिसाइड किया कि वो मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइजीज के दम पे लोकली प्रमोट करेंगे। ये फॉर शो गैम्बल था। रेस्टोरेंट चलाने के लिए सही फ्रेंचाइजीज को सेलेक्ट करना काफी मुश्किल काम था और अब वो मैकडॉनल्ड्स की इमेज की वजह से उन पर भरोसा कर रहे थे। बट रे फ्रेंचाइजीज के लिए यंग एंटरप्रेन्योर लोगों को ही सेलेक्ट करते जो मैकडॉनल्ड्स स्ट्रेंथ बन चुकी थी, बिकॉज वो हर वक्त रेस्टोरेंट को इंप्रूव करने के लिए न्यू आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑपरेटर चाहता था कि टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाए जिससे बच्चे भी मैकडॉनल्ड्स में इंटरेस्ट दिखाएं। उन्हें एक लोकल शो मिला जिसका नाम था बोजो सर्कस, और जब बोजो कैरेक्टर ने मैकडॉनल्ड्स को प्रमोट किया तो उस एक्टर ने इतना बेहतरीन काम किया कि लोकल मैकडॉनल्ड्स में बच्चों का सैलाब आ गया। जब वो टीवी शो कैंसिल हुआ तब वो अपने बेस्ट प्रमोटर को मिस करने लगे। बट जब उन्हें रियलाइज हुआ कि बच्चों को टारगेट करने से ही उनकी सक्सेस मिलनी है, उन्होंने एक न्यू मैस्कट क्रिएट किया, रोनाल्ड मैकडॉनल्ड। ये एवरी सिंगल मैकडॉनल्ड स्टोर का स्टेपल बन गया। इसके साथ उन्होंने हैमबर्गर और ग्रीमेस को भी शामिल किया। आने वाले टाइम में इस स्ट्रेटेजी को बढ़ाकर हैप्पी मील इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें टॉयज भी शामिल थे। इससे छोटे उम्र के न्यू कस्टमर्स भी मैकडॉनल्ड से जुड़ने लगे। आने वाले वक्त में कुछ लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि आखिर कितनी एग्रेसिवली बच्चों को टारगेट करने की जरूरत थी। बट स्टिल इस तरह के इंडिविजुअल मैकडॉनल्ड्स ऑपरेटर्स न्यू इनोवेशंस लाइक द बिग मैक, ड्राइव थ्रू और प्ले लैंड्स क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये रे रॉक की डुअलिटी थी। एक तरफ वो मैकडॉनल्ड्स के एक्सपीरियंस की क्वालिटी को कंसिस्टेंट करने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहीं उन्होंने फ्रेंचाइजीज को अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने के लिए भी एनकरेज किया। मैकडॉनल्ड्स बेस्ट एक्सपेरिमेंट को चूज करता, फिर इंप्लीमेंट करना शुरू करता, जिससे बाकी रेस्टोरेंट को भी बेनिफिट मिलता। कई कंपनीज के लिए ग्रो करने का मतलब लेस इनोवेशन, बट फॉर मैकडॉनल्ड्स हर नया ऑपरेटर फ्रेश न्यू आइडियाज लाता था। सो जैसे जैसे मार्केट में न्यू स्टोर्स आने लगे, इवेंचुअली मैकडॉनल्ड्स को नेशनल अटेंशन मिलने लगा। इस पॉइंट पर रे ने अगली लॉजिकल मूव की तैयारी कर ली और वो थी मैकडॉनल्ड्स को स्टॉक मार्केट में पब्लिक करना। ये मूव किसी भी फास्ट फूड कंपनी ने 1965 तक इंप्लीमेंट नहीं किया था और ये टाइमिंग परफेक्ट थी। अमेरिका वन ऑफ द मोस्ट जेनरस बुल मार्केट्स का हिस्सा बन चुका था। सो पब्लिक होने की वजह से एक वीक के अंदर ही मैकडॉनल्ड्स की वैल्यू 60% बढ़ गई थी। रे अब मल्टी मिलियनर बन चुके थे। हैरी भी रे के साथ लगभग शुरू से ही थे। However, ये सफर मैकडॉनल्ड्स टीम के लिए आसान नहीं था। 60s में हैरी को लग रहा था कि उन्हें मैकडॉनल्ड्स के अग्रेसिव एक्सपेंशन को स्लो करने की जरूरत है। उन्हें आने वाले रिसेशन की चिंता हो रही थी, बट उनके मेन कंपटीटर बर्गर किंग ने इसका एक्जैक्ट ऑपोजिट किया। 1967 बर्गर किंग ने 100 रेस्टोरेंट शुरू किए और नेक्स्ट ईयर बर्गर किंग मैकडॉनल्ड को पीछे करने से सिर्फ 100 रेस्टोरेंट दूर था। मैकडॉनल्ड्स अपनी टॉप पोजीशन को लूज कर सकता था। ये जानकर रे ने रिसेशन की वार्निंग को इग्नोर किया और एक्सपेंशन कैंपेन को इमीडिएटली कंटिन्यू करने को कहा। इन ट्रूथ रे और हैरी के बीच कुछ वक्त से दरार बढ़ रही थी। उन दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। कई चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते थे। जहां हैरी टेक्निकली सीईओ थे, वहीं रे कंपनी के प्रेसिडेंट और कंपनी के मेजॉरिटी स्टॉक उनके पास था। रे चाहते तो हैरी को कभी भी रिप्लेस कर सकते थे, बट उस एक्सपेंशन आर्ग्यूमेंट के बाद तो रे ने लगभग ऐसा कर भी दिया था। बट लकीली ऐसा ऑफिशियली कभी नहीं किया, क्योंकि हैरी ने कंपनी छोड़ दी और रे ने खुद को सीईओ बना लिया। एक दिन मैकडॉनल्ड्स के ऑपरेटर्स को स्पीच देते वक्त रे ने भीड़ में जॉन को देखा, वही जिसने रे का दिल तोड़ा था। रे अपनी स्पीच में कहने लगे कि उन्होंने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया था, सिर्फ एक चीज छोड़कर। भीड़ में आए लोग कंफ्यूज थे कि रे ने ऐसा क्यों कहा, बट रे उस वक्त सिर्फ जॉन को देख रहे थे। जॉन से मिलने के लिए रे ने अपने स्वीट में एक आफ्टर पार्टी ऑर्गेनाइज की। बाय द एंड ऑफ द नाइट रे और जॉन अकेले बचे हुए थे। वो पियानो में अपने फेवरेट पुराने गाने गा रहे थे। जॉन ने रे को बताया था कि इस बार वो किसी के बारे में नहीं सोच रही। वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने वाली है और अब वो रे से शादी करना चाहती है। अब 15 साल बाद रे की पूरी लाइफ मैकडॉनल्ड्स में बीत चुकी थी और इसका असर भी दिखता था। बट अब क्योंकि वो उस औरत के साथ अपनी न्यू मैरिज लाइफ शुरू करने वाले थे जिसके पीछे वो सालों से लगे थे, रे चाहते थे कि अब वो बिजनेस के अलावा भी जीना चाहते हैं।
रे जैसे क्रेजी इंसान के लिए इसका मतलब रिटायरमेंट नहीं था। इसका मतलब था कि वो या तो बिजनेस के बारे में नींद में सोचेंगे या फिर सिर्फ 5 बजे तक, क्योंकि बचे हुए वक्त वो जॉन के साथ स्पेंड करना चाहते थे। रे कई सालों तक मैकडॉनल्ड्स के पब्लिक फेस बने रहे, बट अब वो एक नए नाम को सीईओ बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फ्रेड टर्नर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ये वही यंग लड़का था जिसे रे ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम पर रखा था। वो रे के लिए उस बेटे की तरह थे जो उन्हें कभी नहीं मिला। रे को सालों तक फॉलो करने के बाद रे को लगा कि अब फ्रेड सीईओ बनने के लिए तैयार है। अब क्योंकि रे ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे छोड़ दी थी, ये कहना सही होगा कि फ्रेड ने इसका पूरा इस्तेमाल किया। फ्रेड ने अपना फर्स्ट चैलेंज के तौर पर मैकडॉनल्ड को ग्लोबली एक्सपैंड करने का डिसाइड किया। रे ने भी मैकडॉनल्ड्स को नेदरलैंड्स, कनाडा और कैरेबियन में एक्सपैंड करने की कोशिश की, बट वो लोकल कल्चर के हिसाब से मेन्यू बना रहे थे जो पूरी तरह से फेल हुआ। जब फ्रेड ने जापान में मैकडॉनल्ड्स को शुरू करने की कोशिश की, तब वो जानते थे कि डिफरेंट अप्रोच की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग मेन्यू, उन्होंने उसे वैसे ही छोड़ दिया। अमेरिका की तरह उन्होंने मार्केटिंग को लोकल्स पर छोड़ा। इट वर्कड। जापानीज लोगों को ऑथेंटिक मैकडॉनल्ड्स एक्सपीरियंस काफी पसंद आया। इनफैक्ट उन्होंने जिसके जापान लाइक एफिशिएंसी को भी एडमायर किया। सेम स्ट्रैटेजी बाकी कंट्रीज में भी काम आई और मैकडॉनल्ड्स अमेरिकन कल्चर का वन ऑफ द मेन एक्सपोर्टर्स बन गया। सिंस उन्होंने लोकल को रेस्टोरेंट में ऑपरेट करने को हायर किया, इसे देखते हुए पूरी दुनिया ने उन्हें खुशी से एक्सेप्ट किया। फ्रेड की लिस्ट में अगला काम था एक्सपेंशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। फ्रेड ने मैकडॉनल्ड्स में लंबा सफर तय किया था, एक बर्गर फ्लिपर टू सीईओ। उन्हें बिजनेस के बारे में हर एंगल से पता था। जब वो यंग थे उस वक्त उन्होंने फ्राइज को तलने के लिए सही टेम्परेचर से लेकर एम्प्लॉयज को कस्टमर्स के साथ बात करने के तरीके तक ऑपरेशंस के हर एक्सपेक्ट को परफेक्टली सीख लिया था। और अब जब फ्रेड फ्रेंचाइजीज ढूंढने के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर रहे थे, श्योरली उन्हें सक्सेस तो मिलनी थी। फ्रेड एज सीईओ मैकडॉनल्ड्स से बचना मुश्किल था। न्यू स्टोर्स इतनी जल्दी बिल्ड हो रहे थे जितने शायद खुद रे ने भी नहीं सोचा था। बाय 1974 वो हर साल 500 से ज्यादा रेस्टोरेंट खोल रहे थे और ये नंबर्स बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ साल पहले ही इन टर्म्स ऑफ ईयरली ग्रोथ बर्गर किंग मैकडॉनल्ड्स के बराबर आ चुका था, बट फ्रेड ने मैकडॉनल्ड्स को ग्लोबल मार्केट में उतार दिया और स्टोर्स के नंबर 3 गुना बढ़ गए। बर्गर किंग काफी पीछे रह गया और मैकडॉनल्ड्स उन कंपनी में से एक बन गई जो सबसे तेजी से ग्रो करती और दुनिया में सबसे आइकॉनिक थी। हाउएवर, अब जब मैकडॉनल्ड्स एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट बन चुकी थी, तो अब इसके सामने एक और न्यू डेंजरस चैलेंज आने वाले थे। As the international face of fast food, मैकडॉनल्ड्स हिस्ट्री के some of the worst scandals फेस करने वाली थी। इसके इतने बड़े होने की वजह से मैकडॉनल्ड्स पब्लिक ह्यूमिलेशंस की टारगेट बन चुकी थी, या फिर उससे भी बदतर। मैकडॉनल्ड्स ने एक कंपटीशन अरेंज किया जहां उन्होंने अपने कई सारे प्रोडक्ट्स में मोनोपोली स्टिकर्स अटैच किए। अगर आप सही स्टिकर्स ढूंढ लेते तो आपको प्राइज मिलते। इनमें कई सिंपल आइटम्स जैसे बिग मैक या सोडा, बट कुछ स्मॉलर आइटम के हाई वैल्यू प्राइजेस भी थी, लाइक कार्स, वेकेशंस एंड ग्रैंड प्राइजेस लाइक $1 million। ये मजेदार लॉटरी थी जिसने मैकडॉनल्ड्स की सेल्स इंक्रीज करने में डेफिनेटली हेल्प की। बट एक फॉर्मर पुलिसमैन और इटालियन क्राइम फैमिली के मेंबर ने पूरे गेम में हेरा फेरी कर मिलियंस ऑफ डॉलर्स चुरा लिए। मैकडॉनल्ड्स ने इम्पार्शियल थर्ड पार्टी कंपनी को प्रमोशन मैनेज करने के लिए हायर किया, सो दैट मैकडॉनल्ड का इन प्राइजेस को कौन जीतने वाला है इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इस थर्ड पार्टी कंपनी के चीफ ऑफ सिक्योरिटी द फॉर्मर कॉप जेरोम जैकोब्सन, जिन्होंने पूरे अमेरिका के स्टोर्स में विनिंग स्टिकर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जब जेरोम इन विनिंग स्टिकर को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तब वो ऑलरेडी एक टैम्पर प्रूफ सील के एनवेलप में थे और उस वक्त उनके साथ एक और गार्ड था, सो ऐसे में इनका चुराना इम्पॉसिबल था। हाउएवर, सप्लाई की एक गलती की वजह से एक दिन वही टैम्पर प्रूफ सील्स जेरोम के पर्सनल एड्रेस पर डिलीवर हुए इंस्टेड ऑफ कंपनी एड्रेस। जेरोम को रियलाइज हुआ कि वो इन सील्ड एनवेलप को खोलकर उनमें से विनिंग स्टिकर्स को निकाल सकते थे और उनमें दूसरे लो वैल्यू स्टिकर्स डालकर वही सील वापस लगा सकते थे, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने विनिंग प्राइसेस की चोरी की है। उन्हें बस अपने उस गार्ड से बचकर सिंपली बाथरूम में जाना था, जिससे वो फेरबदल कर सके। नाउ ऑफ कोर्स, अगर वो इन स्टिकर्स को चुरा भी लेते तो जेरोम खुद इसे रिडीम नहीं कर सकते थे, नहीं तो सबको पता चल जाता कि उन्होंने इसे चोरी की थी। सो उन्होंने इन स्टिकर्स को अपने पहचान वालों को बेचना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक विनिंग स्टिकर को अपने ब्रदर इन लॉ को बेचा और दूसरा उनके लोकल बुचर को, और इसके बदले में उन्होंने प्राइज मनी का एक कट मांगा जो वो मैकडॉनल्ड स्टोर जाकर रिडीम किए थे। जेरोम को इससे काफी पैसे मिले। हाउएवर, ये ऑपरेशन एक होल न्यू लेवल पर तब पहुंचा जब जेरोम एक इटालियन मॉबस्टर जेरी कोलंबो से मिले। जेरोम और जेरी ने पार्टनरशिप की जिसमें जेरी अपने कोलंबो क्राइम फैमिली और उनके एसोसिएट्स को टिकट बेचता। जेरोम ने ज्यादा से ज्यादा विनिंग स्टिकर्स चुराना शुरू किए और उसे लाकर जेरी को दिया, जिसे वो अपने नेटवर्क्स को बेचा। कई सालों तक मैकडॉनल्ड्स और जनरल पब्लिक इससे अनजान थे कि $1 million ऑफ प्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को दिया जा रहा था। जेरोम के लिए सब कुछ सही चल रहा था, अब अंटिल एक कार एक्सीडेंट में जेरी कोलंबो की मौत हो गई।
अपने मेन पार्टनर के जाने के बाद जेरोम ने कोलंबो फैमिली के साथ सारे कनेक्शंस बंद कर दिए। कई लोगों को शक है कि जेरोम ने यहीं पर गलती कर दी। इन 2000 FBI को एक एनोनिमस टिप मिली जिसमें मैकडॉनल्ड्स के मोनोपोली प्राइज विनर्स के बारे में पता करने को कहा गया। जब उन्होंने ऐसा किया तब उन्होंने पाया कि कुछ विनर्स एक दूसरे को जानते थे। हालांकि उसके सरनेम भी सेम नहीं थे, बट इट वाज स्टिल अ वेरी ऑड कोइंसिडेंस। उन्होंने और गहराई से जांच की और पाया कि प्राइसेस भले ही पूरे यूएस में क्लेम किए गए थे, बट ज्यादातर विनर्स जैक्सनविल में रहते थे। क्लियरली कुछ तो गड़बड़ था। यहीं पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स दाव पर लगे थे। सो FBI ने हेड ऑफ मैकडॉनल्ड्स को कांटेक्ट किया, जो इस न्यूज के बाद इस गेम को इमीडिएटली रोकना चाहते थे। बट FBI ने उनसे एक फाइनल टाइम इस प्रमोशन को करने के लिए कहा जिससे वो एक अंडरकवर ऑपरेशन कर सके। थस जब माइकल होवर के नाम अगला $1 मिलियन रिवॉर्ड क्लेम आया, तब FBI उसके लोकेशन तक फिल्म क्रू के तौर पर पहुंची और पूछी कि तुम अपना स्टिकर कौन से मैकडॉनल्ड स्टोर से खरीदे हो। ऑफ कोर्स उसने स्टिकर किसी मैकडॉनल्ड स्टोर से नहीं लिया था, उससे स्टिकर जेरोम ने दिया था। अंडरकवर एजेंट्स के जाने के तुरंत बाद ही माइकल ने एक फोन कॉल किया जिसमें उसने जेरोम का नाम लेते हुए कहा कि वो मान गए, वो सच में मान गए। वो बता रहे थे कि कैसे उसका झूठ काम आ रहा था। इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि वो कोई फिल्म क्रू नहीं था, बल्कि वो अंडरकवर FBI एजेंट्स थे जिन्होंने उसके फोन को भी टैप कर लिया था और वो सारी बातें सुन सकते थे। FBI के पास अब ठोस एविडेंस था और उन्होंने काम चालू कर दिया। इन टोटल 50 लोग इस स्कैम के जिम्मेदार साबित हुए, जिसमें मेन लीडर जेरोम को गिल्टी पाया गया और उन्हें सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस करने पड़े। साथ ही उन्हें 3 साल की जेल की सजा भी हुई। However, जेरोम ने 1988 से 2001 तक ये स्कैम चलाया। एंड बाय द टाइम FBI ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा, मैकडॉनल्ड्स ऑलरेडी उन इलेजिटिमेट विनर्स को $24 मिलियन पे कर चुका था। नॉट जस्ट दैट, क्योंकि ये बिग प्राइजेस स्कैमर्स को पे कर दिए गए थे और रियल मैकडॉनल्ड्स कस्टमर्स को एक भी पैसा नहीं मिला था, इस वजह से उन्हें रैंडम कस्टमर्स को करीब $25 मिलियन देने पड़े। तो जस्ट मेक अप दिस। ऑल्सो उन्होंने पे किए $16.6 मिलियन सेटलमेंट्स के लिए। सो इन टोटल स्कैमर्स की वजह से मैकडॉनल्ड्स को $65 मिलियन का नुकसान हुआ। बट लूजर्स तो वो सारे कस्टमर्स थे जो प्राइस जीतने की उम्मीद से पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस बात से अनजान कि वो शायद कभी जीत ही ना सके, क्योंकि ज्यादातर बिग प्राइजेस इलीगली माफिया और उसके कनेक्शंस को दिए गए थे। ये फ्रॉड अनडाउटेडली मैकडॉनल्ड्स की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी। However, सिर्फ कुछ ही सालों बाद कंपनी और भी बड़े स्कैंडल में फंस गई। दो 2004 मॉर्गन स्पुरलॉक ने उनकी डॉक्यूमेंट्री सुपर साइज मी रिलीज की। उस टाइम कई सारे लोग मैकडॉनल्ड्स पर आरोप लगा रहे थे कि उनके फूड खाने की वजह से सभी ओवरवेट हो रहे हैं, बट इनमें से एक भी मैकडॉनल्ड्स पर लगे ब्लेम को प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के अलावा और भी जगह खाना खाया था। जब मॉर्गन को इन केस के बारे में पता चला, तब उन्होंने 1 महीने तक सिर्फ मैकडॉनल्ड्स खाना शुरू किया, जिसका मतलब था ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और अगर कोई एम्प्लॉय उन्हें सुपर साइज मील ऑफर करता तो उन्हें मेन्यू में से लार्जेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना पड़ता। मॉर्गन ये तो जानते थे कि सिर्फ मैकडॉनल्ड्स खाने से उन पर अजीब असर हो सकते हैं, पर उन्होंने इस चैलेंज के ट्रू हेल्थ रिस्क्स को अंडर एस्टिमेट किया। आज दुनिया भर में लोग जानते हैं कि फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। फास्ट फूड में यूजुअली ज्यादातर शुगर, सैचुरेटेड फैट्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल्स इसे अवॉइड करने को कहते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली मॉर्गन का 1 मंथ मैकडॉनल्ड बिंज उनके डॉक्टर्स को चिंता में डाल दिया था। 30 दिन के अंदर मॉर्गन ने 27 पाउंड वेट गेन कर लिया था। उनका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर आसमान छू रहा था और इस पूरे चैलेंज के दौरान वो डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। ऐसे भी कुछ सीन्स थे जिसमें फुल सुपर साइज ऑप्शन मील खाने के बाद वॉमिट कर रहे थे और उन्हें सीरियस हार्ट कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही थी। ये सब सिर्फ 1 महीने में। डॉक्यूमेंट्री के बाद मैकडॉनल्ड का पब्लिक इमेज सेम नहीं था। डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के 6 वीक्स बाद मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू से सुपर साइज मील को हटा दिया। उन्होंने गो एक्टिव कैंपेन भी शुरू किया, जिसमें हेल्दी ऑप्शंस और एक्सरसाइज को प्रमोट किया गया। मैकडॉनल्ड्स ने क्लेम किया कि ये सारे डिसीजंस डॉक्यूमेंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं थे, बट डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था। सुपर साइज मी मैकडॉनल्ड्स को जंक फूड के तौर पर पोर्ट्रे किया और अब यही उनकी रेपुटेशन बन गई। इट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट द डेटा हियर। 1960s में जब मैकडॉनल्ड्स के पास सिर्फ 228 रेस्टोरेंट्स थे, तब अमेरिका की ओबेसिटी रेट 13% थी, जबकि आज 40% से ज्यादा अमेरिकन ओबीज हैं, जो पिछले 60 सालों में 3 टाइम्स ज्यादा है। कई लोग मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड चेन्स के राइज को ओबेसिटी का कारण मानते हैं। नाउ ऑफ कोर्स ये ध्यान देना जरूरी है कि इसे वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस मिला, एंड फास्ट फूड वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स है। अल्टीमेटली कंज्यूमर्स ही चूज करते हैं कि उन्हें क्या खाना है, बट देयर इज नो डाउट कि लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन होने की वजह से और इसमें महारत हासिल कर पाने वाले इकलौते होने के कारण फास्ट फूड की स्टोरी को मैकडॉनल्ड्स से जोड़ा जाता है। बट इसमें मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस नहीं रुकी। आज के टाइम पर $200 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप के साथ ये प्लैनेट के 50 लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज हर साल इस कंपनी में एनुअल फाउंडर डे इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें रे क्रॉक का सम्मान किया जाता है, ना कि उन मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। बट वाइल्स ये सच है कि वो दोनों भाई ही इसके ट्रू फाउंडर थे, बट ये भी सच है कि रे क्रॉक के बिना ये बिजनेस इतना बड़ा नहीं हो पाता। रे ने कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड किया,
जबकि वो दोनों भाई आराम कर रहे थे। बिसाइड्स रे और उन भाइयों के बीच नफरत बढ़ने लगी। ये KFC के ओनर के साथ जो हुआ उसके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टोरी पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। चीयर्स।